ड्रामे की स्टार्टिंग में सिया किंग से कहती है कि तुमने मुझे मेरी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर किंग कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल तुम मेरी भाभी हो, ये मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद हम जुएन की एंट्री होते हुए देखते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी से कहती है कि सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी कहती है कि मैं जानती हूँ आप और मिस क्यू एक दूसरे से प्यार करते थे और यहाँ तक कि आप दोनों की इंगेजमेंट भी हो गई थी, पर मिस क्यू के साथ एक्सीडेंट हो गया। तभी जुएन गुस्से में आ जाता है और सिया से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिया कहती है मैं अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हूँ। जुएन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। सिया कहती है क्या मैं अपनी बहन के लिए थोड़ी सी अगरबत्ती भी नहीं जला सकती। जुएन कहता है तुम ये डिज़र्व नहीं करती हो, भूलो मत तुमने ही उसको मारा है। सिया कहती है मैंने अपनी सिस्टर को नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। जुएन अपनी सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। तब सेक्रेटरी कहती है हाँ मुझे थोड़ी सी साइन लैंग्वेज आती है। जुएन कहता है तुम मेरी हेल्प करो, ये क्या कह रही है। सेक्रेटरी कहती है ये बोल रही है कि वो एक एक्सीडेंट था। जुएन कहता है कि तुमने ही कहा था उसे पहाड़ चलने को और इसीलिए वो चट्टान से गिर गई और अब तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली और तुम कह रही हो कि वो एक एक्सीडेंट था। फिर शिया कहती है वो मेरी सिस्टर थी और मैं उसे हार्म क्यों पहुंचाऊंगी। जुआन कहता है बचपन से ही क्यों तुमसे स्मार्ट और काइंड थी, सब लोग उसको पसंद करते थे और तुम एक नाजायज बेटी थी जो उससे जलती थी, इसीलिए तुमने उसे मार डाला ताकि उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाए। शिया कहती है कि तुमने मेरी मॉम की इंसल्ट की है। जुएन कहता है तुम ये इशारे क्या करती हो, क्या तुम्हें बात करनी नहीं आती। तो सिक्योरिटी कहती है मैंने फैंग फैमिली से सुना है इन्हें बचपन में नेक पर चोट लग गई थी जिस वजह से ये नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं बोल पाती। फिर जुएन कहता है कि क्यों तो कितनी स्मार्ट और काइंड थी, फिर उसकी तुम्हारी जैसी अगली सिस्टर कैसे हो सकती है। तुम यहाँ किसके लिए कमज़ोर होने का दिखावा कर रही हो। और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, बिना मेरी इजाज़त के इसे अंदर मत आने देना। उसके जाने के बाद वहाँ कुछ पेपर पड़े होते हैं। जुएन उसे देख लेता है और सेक्रेटरी से कहता है ये सब क्या है। सेक्रेटरी कहती है कि मिसेस सिया के पेपर हैं। जुएन पेपर को जला देता है, तभी उसे कुछ वर्ड दिखते हैं जिससे वो पुरानी मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ बचपन में एक लड़की से एक फुट पर कुछ वर्ड लिख कर देती थी। जुएन कहता है तुमने इतने लंबे लंबे लाइन्स क्यों बना रखे हैं। तो वो लड़की कहती है मुझे इसकी आदत है और मैं इसे बदल नहीं सकती। इसके बाद प्रेजेंट में जुएन सिक्योरिटी से कहता है कि स्टडी रूम में जाकर क्यू के सारे लेटर्स लेकर आओ। इसके बाद मेड और किंग सिया को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं बेड पर जो कपड़े रखे हैं वो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए गए हैं। किंग ये देखकर सोचती है कि पहले क्यू इस रूम में इन कपड़ों को पहनकर जुएन को हक करके सोती थी, पर जब इन कपड़ों को तुम पहनने की हिम्मत करोगी तो जुएन तुम्हारे साथ क्या करेगा, ये देखने में मजा आएगा। इसके बाद रात में जुएन उस रूम में जाता है जहाँ सिया सपने में उस बच्चे को पानी में डूबने से बचाती है। सपना देखते देखते उसका हाथ जुएन को टच कर जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें फैंग फैमिली ने यही सिखाया है कि पहले दिन ही किसी के बिस्तर पर चढ़ जाओ, और तुम्हारी क्यू के कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई, ये वो मेरे लिए छोड़कर गई थी, और उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाती है और जुएन उससे कहता है कि इसे मेरे रूम में किसने आने दिया। फिर मेड कहती है कि मिस स्वान ने खुद आपके रूम में आने की जिद की थी, मुझे तो पता भी नहीं चला, ये चुपके से अंदर कैसे आ गई। फिर जुएन किंग से कहता है कि तुम तो 4th फ्लोर पर रहती हो ना, फिर तुम अचानक से इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। किंग कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। जुएन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है, तुम्हारी मॉम एक थर्ड पार्टी थी जो मेरे डैड के बिस्तर पर चढ़ गई, मेरा तुमसे कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं विश्वास करूं कि तुम मेरी परवाह कर रही हो। सिया से वो कहता है कि तुम बार बार मुझे क्यों उकसाती हो और आखिर तुम्हारे इरादे क्या है। तब सिया उसे धक्का दे देती है जिससे उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिया हॉस्पिटल में जुएन के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही होती है। नर्स उन दोनों को पेंडेंट देकर कहती है ये मैंने रास्ते से तुम्हारे लिए ख़रीदा था और तुम दोनों की इसमें फ़ोटो भी है। फिर प्रेजेंट में हम सिया को देखते हैं जो कहती है कि ये पेंडेंट तो सड़क पे हर जगह मिल जाता है, बस इसके अंदर की फ़ोटो ही यूनिक है। तभी सिक्योरिटी जुएन को लेटर ला कर देती है। जुएन उस लेटर को देख कर कहता है कि ये मेरे बचपन की शाव कैसे हो सकती है। फिर जुएन उससे कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो उसकी तरह लिखकर और उसकी तरह कपड़े पहनकर। लगता है तुम्हारी मॉम भी इसी तरह की थी जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आई हो, क्योंकि वो तुम्हारे फादर के बेड पर चढ़ गई थी। शिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी मॉम की इंसल्ट मत करो। तब सिक्योरिटी कहती है कि आप 1 मिनट के लिए इस एग्रीमेंट पर नज़र डालिए जो आपकी मॉम ने आपके फादर के साथ साइन किए थे कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में लड़की दिखती है तो उसको अबॉर्शन कराना होगा, पर आपकी मॉम का माइंड चेंज हो गया और वो
वो पैसे लेकर भाग गई थी, जिस वजह से आप पैदा हो गई। इसके बाद किंग गुस्से में शिया को ढूंढ रही होती है। शिया उसके ऊपर पानी फेंक देती है। किंग कहती है क्या तुम पागल हो गई हो? तब शिया उसे लेटर देती है। किंग कहती है तो तुम बेवकूफ़ नहीं हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ। जब मैं यान फैमिली में आई थी तब से मैं जुआन को लाइक करती थी, लेकिन वो हमेशा से अपनी बचपन की उस लड़की को ढूंढना चाहता था। फिर मैंने उसे तुम्हारी बहन के पीछे देखा। जब तुम्हारी बहन मर गई तो मुझे लगा कि अब गॉड मुझे एक चांस देना चाहते हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके सामने आ जाओगी, वो भी उसकी वाइफ बनकर। और वो उसकी बहन के कपड़ों पर पैर रखने लगती है और वो कहती है कि मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हारी बहन के सारे कपड़े जला दिए हैं, ये तो नया खरीदा हुआ कपड़ा है। मैं तुम्हें ये बताने से भी नहीं डरती कि मैंने तुम्हारी बहन के लेटर से लेकर हर चीज़ जला दी है। तब शिया उसे थप्पड़ मारती है। किंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और उसे पनिश करने लगती है। तब शिया उन लोगों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जुआन शिया को ढूंढने के लिए जाता है। तब किंग उसे रूम में छुपा लेती है और जुआन को रूम खोलने से मना करती है। वो कहती है कि उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है और अब तुम उसे ढूंढने के लिए आए हो, अगर किसी ने देख लिया तो सब बातें करेंगे। फिर जुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, और अभी भी वो मेरी वाइफ है जिससे मैंने शादी की है, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे देखने से मुझे रोकने का। और वो गेट को खोलने लगता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आकर कहती है कि हमें मिस क्यू की बॉडी के बारे में खबर मिली है। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। किंग शिया के पास जाती है और उसे कहती है तुम तो गूंगी हो ना, फिर तुम इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही थी? फिर शिया कहती है अगर जुआन को ये पता चला कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। फिर किंग कहती है तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा? शिया भागकर गमले को गिरा देती है, जिससे जुआन को शक होने लगता है और वो अपनी सिक्योरिटी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुआन का भाई चैन आकर शिया को बचा लेता है और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाने को बोलता है। जुआन किंग से कहता है तुम बताओ यहाँ क्या हुआ था? किंग कहती है मैं तो बस उस वुमेन को तुम्हारे लिए सबक सिखाना चाहती थी और उसे यान फैमिली के रूल सिखाना चाहती थी। जुआन से कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी आउटसाइडर को रूल सिखाने का। वो अपनी मेट से कहता है कि इसे रूम में लॉक कर दो। इसके बाद जुआन शिया के पास जाता है और चैन से कहता है मुझे पता नहीं था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। चैन कहता है मैं और शिया एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पेंटिंग कंपटीशन में चैन अपनी पेंसिल को शार्प करना भूल जाता है। प्रेजेंट में वो कहता है अगर शिया नहीं होती तो मुझे आर्ट स्कूल में कभी एडमिशन नहीं मिल पाता। अब इतना बड़ा कोइंसिडेंट हो गया कि आपने उससे शादी कर ली, अब हम सब एक फैमिली हैं। फिर जुआन कहता है ये हमारी फैमिली में आने के लायक नहीं है। अभी चैन कहता है आप ये क्या कर रहे हो? तभी जुआन को सिक्योरिटी का कॉल आता है। वो कहती है कि हमें मिस क्यू की बॉडी मिल गई है। उसके बाद जुआन हॉस्पिटल में जाता है क्यू की बॉडी को देखने के लिए। वो कहता है ये क्यू की बॉडी नहीं है क्योंकि उसके हाथ पर जलने का निशान था। फिर वो घर पर वापस आ जाता है जहाँ पर वो चैन और शिया को पेंटिंग करते हुए साथ में देख लेता है। फिर वो सिक्योरिटी से कहता है कि हमारे घर में मेड्स की कमी है, अब तुम शिया को मेरे रूम में मेड का काम करने के लिए कहो। इसके बाद शिया मेड के कपड़े पहन जुआन के रूम में चली जाती है। जुआन उसे देखकर कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इन कपड़ों में इतनी अच्छी लगोगी। ये मत सोचना कि हमारे घर में तुम्हें कोई सपोर्ट करने के लिए है तो तुम कुछ कर सकती हो। जब तक तुम यहाँ पर काम कर रही हो तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। अगर तुमने यान फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम जानती हो। फिर हम देखते हैं कि वो बार बार शिया से कॉफ़ी मंगवाता है और उससे अपनी बुक को साफ करने के लिए कहता है। बुक साफ करते करते शिया नीचे गिर जाती है और कहता है कि काम को केयरफुल करो, बुक्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद रात में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। मेड शिया से कहती है यंग मास्टर को केक खाना है, वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए केक खरीद कर लाओ। शिया ऐसी बारिश में केक खरीदने के लिए चली जाती है। ड्राइवर से कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, कार आगे नहीं बढ़ सकती, आपको खुद जाना होगा। शिया जैसे तैसे करके केक की शॉप पर चली जाती है और शॉपकीपर से रेड वेलवेट का केक मांगती है। शॉपकीपर कहता है कि वो केक 7 बजे ही बिक चुका है। तब शिया उसे साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है और कहती है क्या तुम नया केक बना सकते हो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। शॉपकीपर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बाकी के कस्टमर शिया पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो जब तुम्हें बोलना नहीं आता। तो इतने सारे ताने सुनने के बाद शिया जब केक लेकर जुआन के रूम में जाती है तब जुआन सो चुका होता है और सुबह शिया बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाती है। तब जुआन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उससे कहता है कि बारिश की वजह से इन्हें थोड़ा सा बुखार हो गया है, थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि शिया जुआन के पास केक लेकर आती है। जुआन उसे कहता है मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ खरीदने को कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। शिया कहती है सॉरी, सारे केक बिक चुके थे, मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया। जुआन कहता है मैं सिर्फ रिजल्ट जानना चाहता हूँ, मुझे रीज़न सुनना पसंद नहीं है। तब शिया उसे केक दे रही होती है। जुआन कहता है कि ये फ्रेश नहीं है। फिर वो उस केक को गुस्से में उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है कि कल रात इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और वो केक 7 बजे तक बिक गया था। जब मैं 9 बजे केक लेकर आई तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं बहुत
बहुत इंतज़ार करी और तुमने मुझे बाहर इंतज़ार करने के लिए छोड़ दिया। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। ज्वांग उससे कहता है क्या तुम भूल गई इस फैमिली का इंचार्ज कौन है। तभी शिया बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद शिया ज्वांग के पास कॉफ़ी लेकर आती है और स्ट्रॉबेरी केक लेकर आती है। वो कहती है कॉफ़ी में कोई शुगर नहीं है और केक पर हाफ स्ट्रॉबेरी काट कर सजाई है। शाम को तुम खाने में क्या पसंद करोगे, चाइनीज़ या वेस्टर्न। ज्वांग उसके काम से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। कंपनी में कल एक पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसे वह एक ड्रेस देता है। शिया उस ड्रेस को पहन कर आती है और मैड उसे कहती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पर ज्वांग कहता है हाँ, पर अपनी सिस्टर से ज़्यादा नहीं। फिर शिया कहती है मैं जानती हूँ, मैं अपनी सिस्टर से कंपैरिजन नहीं कर सकती। फिर ज्वांग कहता है अच्छा है, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता है। फिर शिया सोचती है इसने साइन लैंग्वेज कहाँ से सीखी और उसके पास पड़ी बुक को देख लेती है और ज्वांग उस बुक को छुपा लेता है और कहता है तुम यहाँ से अभी तक नहीं गई, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाकर अपना काम करो। उसके बाद ज्वांग शिया को लेकर पार्टी में जाता है, जहाँ पर शिया सिक्योरिटी से कहती है मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया था, पर अभी तुम्हारी आंखें देखी तो मुझे तुम्हारी आंखें किसी की याद दिलाती है। वहाँ चैंग ज्वांग के पास आता है और कहता है मैं आपका कब से वेट कर रहा था। फिर वो शिया को देखता है और कहता है तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। फिर ज्वांग उससे कहता है क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर पास्ट में हम देखते हैं कि चैन ज्वांग से कहता है कि मैं और शिया लंबे टाइम से दोस्त हैं, मुझे पता था कि वो फैंग फैमिली की दूसरी बेटी है। फिर ज्वान उससे कहता है कि कंपनी की खातिर फैंग फैमिली और यान फैमिली ने शादी की है, इसीलिए शिया यहाँ पर रहने के लिए आई है। फिर चैन कहता है क्या आप शिया के लिए थोड़े काइंड हो सकते हो, आज वो जहाँ है वहाँ पहुँचना उसके लिए आसान नहीं था। ज्वांग कहता है ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर प्रेजेंट में चैन कहता है कि तुम अब यान फैमिली की यंग लेडी हो तो लॉजिकली मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। फिर शिया उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। फिर ज्वान कहता है पार्टी के लिए लेट हो रहा है और शिया को पकड़कर ले जाता है। तभी वहाँ पर किन वाइन में ड्रग्स मिला देती है और चैन के पास जाती है। चैन उससे कहता है तुम मुझे भाई मत कहो, तुमने जो किया है उसके बाद तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इस पार्टी में आओगी। किन कहती है कि अगर मैं पार्टी में नहीं आती तो कल रिपोर्टर्स अखबार में लिख देते कि यान फैमिली के भाई और बहनों में दरार पड़ गई है। और तब चैंग वहाँ से जाने लगता है। किंग उसे रोकते हुए कहती है कि वाइन का ग्लास पीने के लिए कहती है, पर वो वाइन का ग्लास पीने से मना कर देता है। किंग उससे कहती है कि यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, अगर उन्होंने हमें आर्गुमेंट करते हुए देख लिया तो क्या होगा। चैन उस वाइन को पी लेता है और कहता है अगर तुमने दोबारा गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा लास्ट सरनेम यान है। इसके बाद किंग दूसरी वाइन में भी ड्रग्स मिला देती है। वो अपनी फ्रेंड से शिया को वाइन देने के लिए कहती है। शिया कहती है मैं वाइन नहीं पीती। ली कहती है ये सिर्फ एक रेड वाइन है, हम पहली बार मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं दोगी। फिर शिया उस वाइन को ले लेती है। तभी वहाँ पर ज्वान आ जाता है, उसे आकर रोकता है और कहता है मैं इस वाइन को पीऊंगा। शिया उससे वाइन का ग्लास छीन लेती है और खुद पी जाती है। फिर कहती है ये तो सिर्फ एक वाइन का ग्लास है, इतना तो मैं ड्रिंक कर ही सकती हूँ। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। ज्वान उसे एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि इससे एक वाइन का ग्लास भी हैंडल नहीं होता और स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करती है। उसका हाथ पकड़कर खींचती है और उसका फेस टच करने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शिया युआन से कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। ज्वान कहता है कि अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम कैसी दिखती हो। फिर शिया कहती है मुझे पूरा विश्वास है फ्यूचर में तुम्हारी आंखें जरूर ठीक होगी, तुम मुझे देख भी पाओगे मैं कैसी दिखती हूँ। फिर प्रेजेंट में ज्वान उसके ऊपर से हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस रूम में किंग आकर उसके कपड़े चेंज कर देती है। उसके बाद सभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि सेकंड फ्लोर में कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैन शियांग के रूम में आता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगते हैं। ज्वान आकर उन रिपोर्टर्स का कैमरा तोड़ देता है और कहता है कि अगर यहाँ से एक भी शब्द बाहर गया तो मैं उसे शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। वो सबको वहाँ से भगा देता है। चैन अपने भाई से कहता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर शैन अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और वो सिया से कहने लगता है कि तुम तो सब कुछ भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था, बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर किया गया, तुम दोनों एक हो गए। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाती है और कहती है रिपोर्टर्स चैन के रूम में गए हैं। ज्वांग से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, इसे अकेला छोड़ दो, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। उसके बाद चैंग ज्वांग से कहता है कि सिया कहाँ पर है। फिर ज्वांग कहता है कि तुम्हें अभी भी उसे मेंशन करने की हिम्मत है, क्या तुम जानते भी हो इससे हमारी फैमिली का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चैंग कहता है कि किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है, ये काम जरूर किंग का है। ज्वांग ये सुनकर चौंक जाता है और किंग को पकड़कर सर्वे रूम में लेकर आता है और कहता है चैंग मुझसे कह रहा है कि तुमने उसे रूम में लेकर गई थी। फिर किंग कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब चैंग कहता है कि सर्वे देखने के बाद सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो लोग सर्वे देखने लगते हैं
जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिया मुझे उस रूम में कैसे लेकर जा सकती है। पास्ट में हम देखते हैं कि ली शिया के कपड़े पहनकर ज्वांग के रूम में ले जाती है। प्रेजेंट में ज्वान अपने भाई से कहता है तुम दोनों काफी करीब हो। तभी सेक्रेटरी आता है और कहता है कि हमें मिस्टर चैन के रूम से ही मेडिसिन मिली है। ज्वांग कहता है कि तुम लोगों का ये फर्स्ट टाइम नहीं था और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग सिया को पकड़कर बेसमेंट में ले जाती है और कहती है कि भाग का पहिया सच में घूमता है, मैं पहले इस जगह पर बंद थी और अब तुम्हारी बारी है। फिर सिया उससे कहती है कि ज्वान कहाँ पर है, मैंने अभी तक उससे चीजें क्लियर नहीं की है। फिर किंग कहती है कि तुम उसे क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। फिर शिया कहती है तो ये सब तुमने प्लान किया था ना। फिर किंग कहती है तुम स्मार्ट तो बहुत हो पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ ली अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम भी यहाँ अपनी मैरिज के लिए प्रे करने आई हो। फिर ली कहती है मुझे शादी के लिए प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस मेडिसिन का यूज़ करके जिसे चाहे अपने आगे झुका सकती हूँ। ये मेडिसिन मुझे किंग ने दी है। तभी उसके पास से ज्वांग भी गुजर रहा होता है और उसकी बातें सुनने लगता है। ली अपनी फ्रेंड से कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ। उस दिन यान फैमिली की पार्टी में मेडिसिन का यूज़ करके किंग ने चैन और शियांग को रंगे हाथों पकड़ाया था। फिर उसकी फ्रेंड कहती है ये तो वाकई में इफेक्टिव है, हमें भी ये चाहिए। इससे वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है और ज्वांग के पैर से टकरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग शिया को बचाने आ जाता है। ज्वांग अपने सिक्योरिटी गार्ड से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। चैंग शिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। किंग ज्वांग से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब मेड ने किया है। ज्वांग से कहती है कि अगर यंग लेडी हमें ऑर्डर नहीं देती है तो हम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करते। ज्वांग किंग को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी वुमेन पर हाथ नहीं उठाया, तुम पहली वुमेन हो। और उससे कहता है कि तुम बार बार अपनी मनमर्जी के काम क्यों करती हो और पार्टी में भी तुमने ऐसी हरकत की थी, तुम यान फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रही हो। किंग कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इतने सालों में तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तुम्हें 15 सालों से मैं लाइक करती हूँ पर तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। तुम्हारा दिल बचपन से ही उस लड़की से भरा हुआ है जिसे तुम मिले थे। मुझे तुम्हारे आसपास की हर वुमेन से जलन होती है, चाहे वो क्यों हो या फिर शिया। मैं चाहती हूँ कि वो सब तुम्हारी लाइफ से चली जाए ताकि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। फिर ज्वांग उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी वो सेक्रेटरी किंग की डायरी लेकर आती है और किंग उससे कहती है कि ये डायरी मेरी है, मुझे वापस दो, सबके सामने से नहीं पढ़ सकते। फिर ज्वांग उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि आज ज्वांग ने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, उसमें वो बहुत सुंदर लग रहा है। ज्वांग को बहुत पहले से ही कोई पसंद है और अब वो क्यू से प्यार करने लगा है। पर क्यू वो लड़की कैसे हो सकती है जिसे ज्वांग बचपन से लाइक करता था, मुझे तो वो अच्छी वुमेन नहीं लगती है। क्यू जा चुकी है और सिया आ चुकी है। ज्वांग डायरी को जलाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। के बाद ज्वान शिया को सूप पिला रहा होता है और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि डिवोर्स लेना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। सिया कहती है फैंग फैमिली का क्या होगा। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ उनकी वजह से ही हो, अगर तुम फैंग फैमिली में नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अब्रॉड जाने की अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तब सिया इस एग्रीमेंट के लिए मान जाती है। तभी उसे कॉल आता है कि उसके डैड उसकी मॉम के एसेस को फेंक रहे हैं। सुबह ज्वान मेड से कहता है कि सिया कहाँ पे है। मेड कहती है कि वो सुबह ही चली गई, मैंने सुना है कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, उसके फादर उसकी मॉम के एसेस को फेंक रहे थे इसीलिए वो जल्दी घर चली गई। दूसरी तरफ सिया अपने डैड से कहती है कि प्लीज मॉम के एसेस को मत फेंकिए। डैड कहते हैं कि अपनी मॉम का नाम भी मत लो। ज्योतिष ने कहा था कि अगर लड़की होगी तो उनका अबॉर्शन करना होगा वरना मुझे कभी भी लड़का नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें लेकर यहाँ से भाग गई और चुपके से तुम्हें जन्म भी दे दिया जिसकी वजह से मेरी वाइफ को कभी भी एक लड़का भी नहीं हुआ। और वो उसे पीटने लगता है। तो वहाँ पर ज्वांग आ जाता है। सिया के डैड उससे कहते हैं कि मैंने सुना है आप सिया को डिवोर्स देने वाले हैं, मैं बस इसी की चिंता कर रहा था। ज्वांग कहता है कि ये तुम्हारी चिंता करने का विषय नहीं है क्योंकि सिया अभी भी मेरी वाइफ है, अगर तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम्हें भी नहीं पता। सिया के डैड कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं कर पाया, इसी के कारण मेरी बेटी क्योंकि डेथ हो गई है। आप उससे कितना प्यार करते थे, आप मुझे समझ पाएंगे। सिया कहती है मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैंने अपनी सिस्टर को हार्म नहीं किया है। उसके डैड कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुमने पहले ही मेरा बेटा पैदा होने का मौका बर्बाद कर दिया है। फिर ज्वांग के उससे कहता है तुम कह रहे हो कि तुम क्यों से प्यार करते थे, फिर उसके जाने के बाद तुमने इतनी जवान लड़की से शादी कैसे कर ली। फिर वो कहता है तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है, अगर ये बात प्रेस को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा। फिर फैंग फैमिली के तो सारे शेयर्स गिरने लगेंगे। तब शिया के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या होगा अगर प्रेस को ये पता चल गया कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे कजन के बीच अफेयर है जिसकी वजह से तुम अपनी वाइफ को बेसमेंट में बंद कर दिए थे और जो तुमसे प्यार करती थी उसने उसे बहुत मारा था।
जिसकी वजह से अब तुम उसे डिवोर्स भी दे रहे हो। तभी सेक्रेटरी जुआन से कहती है कि प्रेस के पास उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे मिल गया उन्हें। फिर जुआन शिया के डैड से कहता है कि तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। फिर शिया के डैड कहते हैं हम तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, बस हमें ब्रेन मशीन प्रोजेक्ट चाहिए जिस पर तुम अभी काम कर रहे हो। जब तुम इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि रिपोर्टर्स के पास जो कुछ भी है मैं उसे गायब करवा दूंगा। सिया जुआन से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अफवाह में रहने की आदत है। तभी उसकी स्टेप मदर से थप्पड़ मार देती है। जुआन अपनी सेक्रेटरी को इशारा करता है, तभी उसकी सेक्रेटरी सिया की स्टेप मदर को थप्पड़ मारती है। फिर जुआन शिया के डैड से कहता है मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, पर क्या तुम्हारी फैमिली इसके लायक भी है? अब ये सब तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। इसके बाद जुआन शिया को लेकर घर लौट जाता है। तभी उसकी कार का डीजल ख़त्म हो जाता है। शिया को उस जगह को देखकर पुराने मोमेंट याद आ रहे होते हैं जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। तभी उसके डैड और गार्ड आकर उसको उसकी मॉम से दूर कर देते हैं। इसके बाद वो लोग गाँव के एक होटल में जाते हैं। तभी होटल की रिसेप्शन में बैठी हुई आंटी शिया को पहचान लेती है। जुआन कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? तो शिया कहती है मैं फैंग फैमिली में आने से पहले इसी विलेज में अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। जुआन उस लेडी से कहता है कि हमारी कार का डीजल ख़त्म हो गया है, हमें आज रात यहीं गुजारना पड़ेगा, क्या आपके पास कोई 2 रूम है? तभी वो लेडी कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। जब सिया उस रूम में जाती है तो वो कीड़े को देखकर डर जाती है और जुआन के ऊपर गिर जाती है। तभी वो आंटी अंदर आती है और उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। इस बार आंटी शिया से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है। सिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई और है जिसे मैं लाइक करती हूँ। ये बात जुआन भी सुन लेता है। फिर वाइन पीने की वजह से सिया को नशे होने लगते हैं। आंटी उसे जुआन के पास छोड़कर चली जाती है। जुआन शिया से कहता है कि आंटी ने मुझे बताया कि तुम किसी और को लाइक करती हो, क्या वो इंसान चेंग है? फिर शिया कहती है नहीं, वो एक अंधा लड़का है, इसे मैं तब से जानती हूँ जब मैं बहुत छोटी थी, उसकी अब डेथ हो चुकी है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिया को होश आता है और उसकी सिस्टर के सामने बैठी होती है। उसे कहती है कि तुम्हारी वोकल कॉर्ड इंजर्ड हो गई है जिसकी वजह से अब तुम बोल नहीं पाओगी। सिया उससे सारों में उस अंधे लड़के के बारे में पूछती है। फिर वो कहती है कि पुलिस ने बताया है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे जिसकी वजह से वो पहाड़ से गिर गया और मर गया। प्रेजेंट में जुआन उससे कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता है? शिया कहती है रहने दो, उसे कोई नहीं जानता, सिर्फ मुझे ही वो याद है। इसके नेक्स्ट डे सेक्रेटरी सिया को पिक करने के लिए आ जाती है। उससे कहती है जुआन कहाँ पर है? तब सेक्रेटरी बताती है यंग मास्टर उस जगह पर गए हैं जहाँ वो मिस क्यू के साथ बचपन में खेला करते थे। इसके बाद सिया भी सैनिटोरियम में आ जाती है जहाँ वो पेड़ पर अपना और जुआन का नाम देखती है और कहती है ये पेड़ तो बड़ा हो गया पर तुम इसे देखने के लिए यहाँ पर नहीं हो। तभी सिया की हेड उड़ जाती है, वो लेने के लिए वहाँ से जाती है। उसके चले जाने के बाद वहाँ जुआन आता है और उन दोनों के लिखे हुए नाम को देखता है। दूसरी तरफ सिया के पास एक छोटा सा लड़का आ जाता है। वो उससे कहता है क्या तुम मेरी वो पतंग उतार सकती हो जो उस पेड़ पर लटकी हुई है? फिर शिया उस पतंग को निकालने लगती है जिससे वो पेड़ से गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। तभी उस बच्चे की ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है। सिया उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है तुम तो बचपन की नर्स हो ना? जिस पर नर्स कहती है क्या तुम्हारे साथ वो अंधा लड़का भी आया है जो देख नहीं सकता? सिया उससे कहती है नहीं, उस लड़के की डेथ हो चुकी है। तभी नर्स कहती है कि तुमसे ये किसने कहा कि उसकी डेथ हो गई है? फिर वो बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे लेक के पास ढूंढ लिया था, तब उसके फादर आए थे और उसकी आंखों की ट्रीटमेंट के लिए उसे अब्रॉड लेकर चले गए। इसके बाद हमें पता चला कि उस लड़के का नाम भी फेक था, वो साधारण लड़का नहीं था बल्कि वो एक रिच फैमिली से था। इसके बाद जुआन क्यू को वहाँ से गुजरते हुए देखता है और उसके पीछे दौड़ता है। दूसरी तरफ सिया भी अपनी बहन को देखती है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। सेक्रेटरी जुआन के पास आकर कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? मिस क्यू को मरे हुए तो आधा साल हो गया है। फिर जुआन कहता है कि वो मरी नहीं है, मैंने अभी उसे देखा है। दूसरी तरफ सिया अपनी बहन का पीछा करते करते 2 गुंडों से टकरा जाती है। वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में 2 गुंडे शिया और जुआन के पीछे पड़े होते हैं। तब जुआन पानी में डूबने लगता है। शिया उसे पानी से बाहर निकालती है और उस वक्त वहाँ पे 2 गुंडे भी आ जाते हैं। शिया जुआन से कहती है मैं उन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और वो भागने लगती है। प्रेजेंट में क्यू पानी में डूब रही होती है। तभी जुआन आकर उसे बचा लेता है। सिया भी इसे देख लेती है और कहती है ये तो मेरी सिस्टर है। फिर शिया क्यू की दी हुई सीटी बजाती है पर जुआन नहीं सुनता है
और वो क्यू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और सिया को बचा लेता है। सिया उससे कहती है कि जल्दी मुझे यान फैमिली में लेकर चलो, युआन को मेरी सिस्टर मिल गई है। इसके बाद एक लेडी युआन की सेक्रेटरी को बताती है कि सिया को उसकी सिस्टर मिल चुकी है। उन्होंने उसे ये भी बता दिया था कि क्योंकि डेथ नहीं हुई थी। फिर सिया अपनी सिस्टर के पास जाती है और उसका हाथ देखने लगती है। तब युआन उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। सिया उससे कहती है ये मेरी सिस्टर है, इसके हाथ में चोट का निशान है या नहीं मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ। फिर युआन कहता है तो क्या तुम शक कर रही हो। तो सिया कहती है मैं अपनी सिस्टर के वापस आने पर बहुत खुश हूँ, मुझे जानना है कि वो आधे साल तक कहाँ गायब थी, उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर युआन कहता है वो आधे साल से क्यों गायब है, इसका जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। फिर चैन अपने भाई से कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, ये सब मीडिया की अफवाह थी, सिया अपनी सिस्टर को चट्टानों से क्यों धक्का देगी। तो वहाँ सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है हमें पता चला है कि मिस क्यू आधे साल से एक विलेज में रह रही थी, किसी ने उन्हें घर में बंद करके रख दिया था, आप उसे इसलिए ढूंढ पाए क्योंकि वो चुपके से घर से भाग गई थी। युआन कहता है कि पता लगाओ कि वो घर किस ऑनर का था। तब सेक्रेटरी कहती है कि उस घर की ऑनर सिया है। सिया कहती है मुझे पता नहीं है कि मेरा विलेज में कोई घर भी है। तब युआन डॉक्यूमेंट देकर उससे कहता है कि 6 महीने पहले ही इसे तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे नाम पर किया था। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि क्यों सिया से वो कहती है कि अभी डैड के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो तुम्हारे नाम पर एक घर करना चाहती है। तब सिया उन पेपर्स पर साइन कर देती है। प्रेजेंट में युआन उससे कहता है इसके 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था और तुम कह रही हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सिया उससे कहती है मैंने अपनी सिस्टर को कैद करके नहीं रखा। फिर युआन उससे कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें डिवेंस दिखाओ। फिर चैन कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप जानबूझकर सिया को फंसाना चाहते हैं। फिर युआन कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि क्यों जानबूझकर खुद का सहारा लेकर उसे फंसाएगी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिया से क्यों कह रही होती है क्या तुम्हें अभी भी बचपन के उस अंधे लड़के की फीलिंग्स है। तो वो कहती है तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो। क्यों कहती है क्योंकि मैं और युआन जल्दी से शादी करने वाले हैं और तुम मेरी सिस्टर हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। इतने सालों में तुमने कभी भी उस लड़के के अलावा किसी को लाइक नहीं किया। सिया कहती है उस लड़के के अलावा मेरे लिए किसी और लड़के को पसंद करना मुश्किल है। प्रेजेंट में युआन सिया से कहता है तुम चुप क्यों हो गई, कुछ बोलती क्यों नहीं। सिया उससे कहती है मैंने तुमसे कहा ना मेरी सिस्टर ने वो घर रिस्क से बचने के लिए मुझे ट्रांसफ़र किया था। युआन कहता है वो ऐसा क्यों करेगी, तुम्हें झूठ बोलने का कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। तब चैन अपने भाई से कहता है आपको क्या हो जाता है, जब भी क्यों की बात आती है तो आप बेसब्र हो जाते हो। फिर युआन कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ। तभी क्यू को होश आने लगता है और वो किसी को भी पहचानने से मना कर देती है। फिर युआन उससे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो। फिर वो सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और अपनी सेक्रेटरी से डिवोर्स पेपर को अरेंज कराने के लिए कहता है। इसलिए सिया चैन से अपने बचपन के दोस्त का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। वो कहती है 20 साल पहले मैं एक अंधे लड़के से मिली थी। चैन उस सैनिटोरियम का नाम देखकर सोचता है कि ये तो वही सैनिटोरियम है जहाँ मेरा भाई बचपन में रहता था। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है। चैन उससे कहता है कि हमारे भाई ने तुम्हें हम पर नज़र रखने के लिए भेजा है। सेक्रेटरी कहती है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मैं ये डिवोर्स पेपर लेकर आई हूँ सिया के साइन लेने के लिए। तब सिया उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। चैन कहता है कि मेरे भाई ने सारी प्रॉपर्टी क्यू के नाम पर क्यों कर दी है, सिया का भी इसमें आधा हिस्सा है। फिर सिया कहती है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बेंडिंग करके अपना ख्याल रख सकती हूँ। तब चैन सेक्रेटरी को जाने के लिए कहता है। सिया उससे कहती है ऐसा क्यों लगता है कि तुम सेक्रेटरी को पसंद नहीं करते हो। फिर चैन कहता है ये वुमन आधे साल से मेरे भाई का पीछा कर रही है, मुझे हमेशा लगता है कि इसके इरादे बुरे हैं। इसके बाद सिया पेंटिंग कर रही होती है। तभी क्यू आकर उसकी पेंटिंग पर पानी गिरा देती है और कहती है मुझे सनफ्लावर्स पसंद नहीं है। सिया उससे कहती है क्यों तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, हम दोनों साथ में बड़े हुए थे। क्यों कहती है कि अगर तुम मेरी सिस्टर हो तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी चाहिए। वो गार्डन से सारे सनफ्लावर काटने लगती है। तभी मेड आकर उसे ऐसा करने से मना करती है कि इन सनफ्लावर को सिया ने बहुत ही मेहनत से उगाए हैं। फिर मेड से वो लड़ने लगती है और तभी क्यों गिर जाती है। फिर युआन आकर उसे संभालता है और उसे कहता है इस मेड को यहाँ से निकलवा दो। तभी सिया उससे कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। फिर युआन उससे कहता है ठीक है मैं उसे छोड़ देता हूँ, फिर उस जगह पर तुम्हें अपनी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। तब सिया इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद क्यू सिया से नेकलेस निकालने के लिए कहती है। तभी सिया को युआन के बचपन की फ़ोटो की एल्बम मिल जाती है और उसे देखने लगती है। वो कहती है युआन की बचपन की फ़ोटो मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर क्यू उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युआन की चीज़ों
को हाथ लगाने की। सिया उससे कहती है मैं तो इस फ़ोटो को देख रही थी क्योंकि ये फ़ोटो जानी पहचानी सी लग रही है। वो कहती है तुम मेरी सौतेली बहन हो और अभी अभी यहाँ लौटी हो, फिर तुम जॉन को कैसे जान सकती हो, और उससे एल्बम छीनने के लिए भागती है। तब शिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे एक बार एल्बम देखने दो, जिस पर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और जॉन उसको पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर क्यों कहती है ये तुम्हारा एल्बम की फ़ोटो देखने की कोशिश कर रही थी, जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। फिर जॉन शिया से कहता है कि तुम एक एल्बम क्यों देख रही थी। फिर सिया सोचती है मैं भी क्या सोच रही हूँ, इसके जैसा लड़का वो कैसे हो सकता है, अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर शिया कहती है मुझे कुछ भी नहीं कहना। फिर जॉन कहता है तो फिर तुम क्यों से माफ़ी मांगो, तुमने उसे पानी में धक्का दिया है। शिया उससे कहती है मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद से पानी में गिर गई थी, मैं उसे माफ़ी क्यों मांगूंगी। फिर जॉन उससे कहता है अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हें यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर शिया वहीं खड़ी रहती है। तभी मेड आकर उससे कहती है कि यंग मास्टर ने आपको यहाँ से अंदर जाने के लिए कह दिया है, आप अंदर जा सकती हो। अगर मिस्टर चैन ने आपको इस तरह देख लिया तो वो मुझ पर ब्लेम करेंगे कि मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा। दूसरी तरफ चैन उस विलेज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि इस विलेज में एक कोरियन प्लास्टिक सर्जन रहने आया था। ये बात सेक्रेटरी भी सुन लेती है। दूसरी तरफ जॉन एक पार्टी रखता है जहाँ वो सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है क्यू से, और कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है। फिर वो उसे प्रपोज करने लगता है और कहता है कि अगर तुम बचपन के उस अंधेरे में मेरा साथ नहीं देती तो मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी कैसे बिता पाता। उसी वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ रहने का डिसीज़न कर लिया था। तब सेक्रेटरी उसे इशारा करती है और क्यू प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ चैन उस पुराने सैनिटोरियम में आ जाता है। फिर वो कहता है कि आज मैं उस लड़के को ढूंढ के रहूँगा, और वो वहाँ रखी फाइल्स को चेक करने लगता है। तभी उसे अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। वो कहता है तो इतने सालों में शिया जिस पर्सन को ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है, और मेरा भाई जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो क्यों नहीं बल्कि शिया है। और वो कहता है मुझे ये बात जल्दी से शिया को बतानी होगी। तभी पीछे से सेक्रेटरी आकर उस पर अटैक कर देती है। जब शिया वहाँ आती है तो चैन को गाड़ी पर गिरा हुआ देखती है। तभी वहाँ जॉन भी आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर चैन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जॉन सिया से कहता है ये सब क्या हो रहा है। सिया उससे कहती है ये सारी मेरी गलती है, मुझे उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद सिया चैन के पास बैठी होती है। तभी अपने मोबाइल को चार्ज करती है और देखती है कि लास्ट मैसेज चैन का आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि जॉन ही वो लड़का है। फिर इसे देखकर सिया शॉक हो जाती है और जॉन के पास आती है, जहाँ वो जॉन के हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है। मेड आकर उसे कहती है कि मिस क्यू को चोट लग गई। फिर जॉन उसके पास जाता है। क्यू उससे कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो पहाड़ की चट्टानों से गिर गई थी। फिर जॉन उससे कहता है अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तभी वो शिया को देखकर डरने लगती है और कहती है प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर जॉन कहता है तुम ये क्या कह रही हो। क्यू उससे कहती है ये वही इंसान है जिसने मुझे पहाड़ से धक्का दिया था। शिया कहती है ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तब जॉन उससे धक्का देता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मैंने पहले हमेशा से तुम्हारा साथ दिया, फिर तुम हमेशा दूसरों के खिलाफ प्लानिंग क्यों बनाती रहती हो। फिर सिया उससे कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं। फिर जॉन कहता है कि अब तुम फिर से कौन सा झूठ बोलने जा रही हो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा। फिर शिया उससे कहती है मुझे तुम इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। फिर जॉन कहता है जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग ज़्यादा रूड होते हैं। सिया कहती है मैं अपने स्कार की वजह से नहीं बोल पा रही हूँ और ये स्कार मुझे तुम्हें बचाते वक्त मिला था। फिर क्यों कहती है तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह जॉन का दिल जीतने में लगी हुई हो, क्या सच में तुम अपने जीजू को मुझसे चुराना चाहती हो। फिर जॉन उससे कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा शान रहूँगा। शिया कहती है अब पता चला कि ये सारा प्लान मेरी सिस्टर का ही था, उसने जानबूझकर मुझसे झूठ कहा था कि शियान मर चुका है, इसीलिए वो आधे साल तक मेरे पास कभी नहीं आई। फिर वो जॉन से कहती है कि तुम्हें क्या लगा ये शाओ है। फिर जॉन उसे कहता है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तब शिया उसे पेंडेंट दिखाती है और कहती है मैं ही असली शाओ हूँ। फिर जॉन उस पेंडेंट को देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नेकलेस खो चुका है। फिर क्यों सिया से कहती है कि तुम वही थी जिसने मेरा पेंडेंट चुराया था, मैंने तो सोचा वो खो गया है। फिर क्यों जॉन से कहती है तुम इस इंसान पर विश्वास करोगे जो मुझे मारना चाहती थी। सिया कहती है मैंने तुम पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो उसे लड़ने लगती है। तभी जॉन उसे धक्का दे देता है और उसे कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो,
मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। इसके बाद शिया चैन की सभी यादों को जलाने लगती है। तभी वहाँ चैन आ जाता है और उसे कहता है उसने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। शिया उसे कहती है अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहती, मैं उसे भुला देना चाहती हूँ। चैन कहता है चलो हम अब्रॉड चले जाएंगे। शिया कहती है कि हम अब्रॉड जरूर जाएंगे, मैं अतीत में जीने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। इसके बाद डॉक्टर चैन से कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुम ऊपर से कैसे गिरे? चैन कहता है मुझे बस इतना याद है कि मैं सीढ़ियों से टकरा गया था, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं। तब डॉक्टर कहता है ऐसा हो सकता है तुम्हें धीरे धीरे बाद में सब कुछ याद आ जाए। इसके बाद सिया और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चैंग के पास सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि कंपनी का सारा पैसा किसी फॉरेनर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। चैन कहता है वो किसका अकाउंट है? तब सेक्रेटरी बताता है कि वो मिस क्यू का अकाउंट है। सिया चैन से कहती है ये सब क्या हो रहा है? चैन कहता है पहले हमें ऐसा लग रहा था तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह लेकर जॉन के साथ रहना चाहती है, पर अब जो वो कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से जॉन से छुटकारा पाना चाहती है। वहाँ पर जॉन का सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ आप लोग अब्रॉड नहीं गए, आपने मुझे जो डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, वो लड़की मिस क्यों नहीं है। सिया कहती है ये सब क्या चल रहा है? चैन कहता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉन को ढूंढना है और उसे इस बारे में इन्फॉर्म करना है, तुम घर जाओ। और वो कंपनी में जाकर अपने भाई को ढूंढता है। जब सिया घर पर आती है तो अंधेरा होता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्यू कॉफ़ी में कुछ ड्रग्स मिलाकर जॉन को बेहोश कर देती है। प्रेजेंट में क्यू आकर सेक्रेटरी को मारती है। तब सिया वहाँ से भागने लगती है। तभी जॉन की सेक्रेटरी उसे पकड़ लेती है और कहती है यहाँ बहुत खतरा है, तुम मेरे साथ चलो। तब सिया उसके हाथ पर वो चोट का निशान देख लेती है और कहती है तुम मेरी सिस्टर हो। तभी क्यू आकर सिया को बेहोश कर देती है। जब जॉन को होश आता है तो वो क्यू को ढूंढने लगता है। उसके पास सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें क्यू को बचाना है तो तुम जल्दी से मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। जॉन सेक्रेटरी के पास जाता है। सेक्रेटरी उससे कहती है कि आज तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। जॉन उससे कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? सेक्रेटरी कहती है क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ, मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी सेक्रेटरी बनी थी। फिर जॉन कहता है ये सब कब हुआ? सेक्रेटरी कहती है ये तो बात की बात है, अभी तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज करो। तब जॉन क्यू को चूज कर लेता है। सेक्रेटरी सिया को बैंडेज दिखाती है। सिया सोचती है वो पर्सन ठीक मेरी आंखों के सामने था, फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाई, मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसी बात का रहेगा। इसके बाद चैन आकर जॉन को मारता है और कहता है तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तब जॉन क्यू से कहता है चलो घर चलते हैं। क्यू अपने हाथ से चोट का निशान हटा देती है और उसे कहती है ये तो प्लास्टिक की बनाई हुई चोट के निशान थी। फिर जॉन देखकर शॉक हो जाता है और ये देखकर जॉन शॉक हो जाता है। सेक्रेटरी से कहता है तो तुम ही क्यों हो, पर तुमने ये सब क्यों किया? सेक्रेटरी कहती है क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। पहले तुमने किंग के लिए कहा था कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, और क्या तुमने ये कभी सोचा कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हो सकती हूँ? फिर जॉन कहता है कि ये तुम क्या बोले जा रही हो। तब सेक्रेटरी उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे फादर्स लवर्स थे, पर उन दोनों की शादी किसी और से ही हो गई, पर फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट रखना नहीं छोड़ा और सीक्रेटली मेरा जन्म हो गया। पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जॉन बचपन में क्योंकि मॉम से कहता है कि तुम वही वुमेन हो जिसने मेरे डैड को चुराया है, अब मैं ये बात सबको जाकर बता दूंगा। तब क्योंकि मॉम उसके पीछे भागती है जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं। प्रेजेंट में क्यों कहती है कि बाद में तुम बीमार हो गए थे इसलिए तुम्हारी आंखें ब्लाइंड हो गई, इसकी वजह से तुम सब कुछ भूल गए, पर मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब याद है क्योंकि तुम्हारे घर की नौकरानी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैं 20 सालों से तुमसे बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। फिर जॉन कहता है जिस शाह को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं हो सकती। क्यों से कहती है क्योंकि मैं शाह हुई ही नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। तुमने फ्लू में सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और तुमने उसे अपनी मेड भी बना लिया था और रात में उसे केक लाने के लिए भी भेजा था। आखिर में तुमने उसे यूज ही किया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर ज्वांग शिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। सेक्रेटरी क्यू से कहती है क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहोगी? फिर क्यू कहती है वो तुम्हारी मॉम ही थी जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद ज्वांग अब्रॉड में मीटिंग करने गया होता है। तभी वो एक लड़की को देखकर शिया समझ लेता है, पर वो शिया नहीं होती और उसी वक्त वो सिया से टकरा जाता है। सिया उससे कहती है तुम कौन हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी वहाँ चैंग आ जाता है। फिर ज्वान चैंग से कहता है ये सब क्या हो रहा है? फिर वो कहता है जब से उसे धोखा दिया गया था तो उसे नदी में फेंक दिया गया था जिसकी वजह से उसका ब्रेन इंजर्ड हो गया। वो 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। ठीक होने के बाद 3 महीने तक वो आईसीयू में थी। जगने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं एक अनजान इंसान बनकर उसके पास आया था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। तब ज्वांग उससे माफ़ी मांगने लगता है और चैन कहता है अगर तुम्हें
अफसोस हो रहा है तो तुम्हें दोबारा उसे परेशान मत करना। तभी शिया वहाँ आ जाती है और चैंग से कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चैंग कहता है, ये मेरा भाई है जिसका नाम जुआन है। शिया जुआंग से हाथ मिलाती है और चैन से कहती है, अब शाम हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। चैन अपने भाई को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिया अपने मन में बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे पहले की सारी बातें याद है, पर अब मैं पास्ट में नहीं जीना चाहती। तब चैंग शिया से कहता है, तुमने उसे झूठ क्यों कहा? तब शिया उससे किस कर लेती है। फिर शिया उससे कहती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ डिलीशियस बनाओगे। तब चैंग उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है।